तो जिस जंग में उलझा दिया है अमेरिका और इसराइल ने पूरे खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को, उसका अब हल क्या निकलेगा, इस पर हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। मेरे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर जनाब उस्मान वड़ाइच साहब स्टूडियो के अंदर ही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उस्मान साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। ये आपने कलाबाजियाँ सुनी हैं, देखी हैं जो अमेरिकी सदर साहब दे रहे, किस बात को सही समझा जाए? जो वो बयान देते हैं, जो ट्वीट करते हैं, या फिर दोनों ही बयान, दोनों ही चीज़ें जो है उन पर यकीन नहीं करना चाहिए इनके माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए? जी डेफिनेटली किसी चीज़ पे यकीन नहीं, और ख़ुद अमेरिकन इनके ऊपर यकीन नहीं करते जिस तरीके से वहाँ के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं नो किंग्स के हिसाब से। और डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल में अमेरिकन मॉडर्न हिस्ट्री के वाहिद जो है सदर हैं जिन्होंने अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी थी पर्टिकुलरली फॉरेन पॉलिसी के एंड के ऊपर, वो साख को मुकम्मल तौर पर कंज्यूम कर दिया हुआ है। वो एक ही ट्वीट के अंदर ऊपर मुज़ाकरात की बात करते हैं और कहते हैं अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आपको बॉम्ब करूंगा। जिस तरह गली मोहल्ले का कोई गुंडा मवाली होता है वो उस तरीके से बात करते हैं। याद रखें ये न्यूयॉर्क के उस एरिया में रहा करते थे जहाँ के ऊपर गैंग्स के ग्रुप थे। तो आज भी जो है 40 साल के बाद भी वो उसी फैंटम के अंदर ही जिंदा है। और इरानियन जिस तरीके से आपने अभी उनकी इराक़ची की बॉडी लैंग्वेज देखी, याद रखें वो विन विन सिचुएशन के अंदर है इस वक्त है। और वो कह रहे हैं हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम जंग बंदी के ऊपर बात कर सकते हैं। याद रखें वो प्रैक्टिकल किस्म के लोग हैं और जैसे उन्होंने कहा हमारा माजी का एक्सपीरियंस जो है वो सबके सामने है। तो अगर जंग बंदी होती है तो वो फिर जेन्युइन नज़र आनी चाहिए। एक तरफ आप 82 एडिशन है उसको डिस्पैच कर रहे हैं, एम्फीबियस वहाँ के ऊपर भेज रहे हैं, और एक तरफ आप जो है एम्फीबियस जहाज़ भेज रहे हैं, और साथ में वहाँ पे 50,000 जो ट्रूप्स हैं उनको आप दोबारा से रीपोजिशन कर रहे हैं। और फिर आप ट्वीट कर रहे हैं, देखिए इरानियन दे आर स्मार्ट एनफ है, आप उन्हें उस तरीके से अपनी अपना चकमा दे सकते हैं। उन्होंने 1 मिलियन वहाँ के ऊपर जो ट्रूप्स हैं उन्हें मोबलाइज कर दिया है। और याद रखें दुनिया में ज़मीनी इनकर्जन अब नहीं होती, अब तो लेकिन एयर पार आप उस तरीके से नहीं एग्जॉस्ट कर पा रहे, तो अब आप बैटल फटीग का शिकार होकर वहाँ से बॉडी बैग्स उठाएंगे। ये एक्सपीरियंस उन्होंने अफगानिस्तान में करके देख लिया, अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने करके देखा। और रजीम चेंज, अगर तालिबान की जगह तालिबान आ जाएंगे, खामनाई की जगह खामनाई आ जाएगा, तो ये नई डेफिनेशन है रजीम चेंज की। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये मतलब अजीब सी बात है कि नए सदर से और नई रजीम से बात, मतलब और ये फ्रस्ट्रेशन है जिसमें वो कह रहे हैं ये रीजनेबल किस्म का रजीम है। याद रखें रजीम तो ज्यादा हार्ड लाइनर है इस वक्त। अगर आप मुस्तफा के बारे में कहा जाता है कि वो ज्यादा हार्ड लाइनर है। और दूसरी बात है उन्होंने कहा कि जो फतवा है उनके वालिद का वो नलिफाई हो चुका हुआ है। अब वो जंग के बजाय आपने उन्हें धकेल दिया है न्यूक्लियर वेपन की तरफ है, क्योंकि वो देख रहे हैं लिबिया और इराक का क्या हशर हुआ। और वो देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया पाबंदी के बावजूद फायदे में रह गए। तो पाबंदियों के अंदर तो वो हैं। यहाँ पे हम व्यूअर्स को ये भी बता दें कि उनके खिलाफ जो इनडायरेक्ट वॉर तो हमेशा से चल रही है। 79 के बाद आप देख लें 80 से 88 तक जो वॉर थी इराक के साथ, उसके पीछे अमेरिकन तो थे। और आप मजीद दबाव भी आप नहीं सकते क्योंकि वो प्रिपेयर्ड हैं, वो इसको भुगत चुके हैं तमाम पाबंदियों को। ऐसे ही है, आप उस बंदे को रोजा रखा रहे हैं जो कि फाका कश है पहले, उसको तो नहीं आप मैनेज कर सकते ना। इससे ज्यादा क्या दबाएंगे? बिल्कुल क्या दबाएंगे, बिल्कुल। और देखें दुनिया के जिस तरीके से मैशत को यरगमाल बना के उन्होंने बताया कि आपने जंग के अंदर जो है स्ट्रेटेजाइज नहीं किया सारे सिस्टम को है। और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के अलावा जितने भी वहाँ के ऊपर आप कह लें पैराफर्नेलिया, वो अच्छी तरह समझता था कि ये जंग के अंदर हम जाके गलती कर रहे हैं, ब्लंडर है। क्योंकि जो ग्रेविटी है वो क्या पॉइंट है, वो था वहाँ पे आप नाए हुर्मुज़। और मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये भी बताऊँ, इन्होंने फोकस किया यूनिटी ऑफ कमांड को तोड़ने पे। ठीक है, उन्होंने यूनिटी ऑफ एफर्ट के साथ यूनिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन की है। आज उन्होंने अटैक किया कि इन्होंने हौथीस ने, हिजबुल्लाह ने और ईरान ने एक ही वक्त में मिसाइल वहाँ पे दागे। ये मिसकैलकुलेशन थी इनकी मुसाद की, और खुद मेरे ख्याल में मुसाद भी नहीं इस चीज़ को नेविगेट कर सकी कि ईरान का जो मिलिट्री मसल है वो इस हद तक फ्लेक्स हो सकता है। और उनके कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी वो 12 जून के बाद ईरान का रिस्पांस देख रहे थे जिसमें ईरान ने उस तरीके से रिटेलिएट नहीं किया। अगर आपको याद हो वो 4 दिन तक बिल्कुल है। लेकिन इस दफ़ा ईरान जो है जिस तरीके से ऑल गन्स ब्लेजिंग उन्होंने की है, अमेजिंग 80,000 के करीब तो उनके पास ड्रोन है। उन्होंने अमेरिका की स्ट्रेटजी वल्नरेबिलिटी दुनिया को दिखा के चैलेंज कर दिया है कि सस्ते से हम महंगे वाला काम जो है। दूसरी जो है वो स्ट्रेटजी हमें मिलने एक 9-10 तारीख को जो पाकिस्तान ने दिखाई इंडिया के खिलाफ, और ये अब ईरान ने, ये पढ़ाई जानी चाहिए। ये बिल्कुल, ये देखें ये 6 जो है आप कह लें कि वो वॉरफेयर है, 5th जनरेशन, और जो है वो तो साइबर है, 4th वो थी जो अमेरिका लेके यहाँ पे आया, और 6th जनरेशन वॉरफेयर एसिमेट्रिक वॉर जो है वो छेड़ दी इरानियंस ने। और अभी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर ये आबनाए हुर्मुज़ में उनके साथ आमना सामना करते हैं स्टैंड ऑफ, तो उनके पास $1500 की वो सी माइंस हैं जिससे उनके करोड़ों के जो जहाज हैं वो उड़ा देंगे। यही वजह है कि वो ऐसी कोई कोशिश कर नहीं रहे, वो बिल्कुल नहीं कर रहे। और देखें कि ये सारे का सारा नफसियाती दबाव ही तो है। देखें टेक्निकली उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं किया, उन्होंने कहा सिर्फ वो वेसल्स नहीं गुजर सकते हैं जो कि
दुश्मन के हैं और वहां से कोई भी नहीं गुजर रहा। अभी आपने स्टेटमेंट कायर स्टारमर की दिखाई, डोनाल्ड ट्रंप अपने एसेट भी लूज कर गया और अपने अलाइज भी लूज कर गया। मिडिल ईस्ट के अलाइज जो इस पे भरोसा कर रहे थे उनके ऊपर भी अपना, जिस तरीके से ईरान ने आपको पता है अटैक किया, और सारे का सारा नेटो, देखें नेटो ने बहुत बड़ी कॉस्ट पे की है। इसका मतलब है उन्होंने इस चीज़ को स्ट्रेटेजिकली सोचा होगा कि कोई बात नहीं, अगर ये लॉन्ग टर्म हमारे साथ नहीं भी चलते तो हम रशिया के साथ किसी और तरह मामला कर लेंगे। तो अमेरिका वहां पे भी इररेलेवेंट हो गया, वो गल्फ के अंदर भी इररेलेवेंट आपको नजर आता है। नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं फिर। ये पूरी की पूरी आप पैराडाइम शिफ्ट देखेंगे और ये न्यू जो अपना जियोपॉलिटिकल ऑर्डर आप देख रहे हैं जिसमें चाइना और रशिया मजीद मजबूत होते नजर आ रहे हैं। ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। डेफिनेटली है, और देखें इसीलिए पाकिस्तान ने कितना स्मार्टली मनूवर किया है। इस वक्त देख लें रशिया चाइना के साथ किस कंट्री की बेहतर है, इंडियंस की नहीं है, हमारी बेहतर है। और अमेरिका के साथ भी, अमेरिका के साथ एट द सेम टाइम, ये मेरे ख्याल में पहली बार हुआ है। और मेरे ईरान के साथ भी, ईरान के साथ भी। और पाकिस्तान एक्सेप्टेबल है तमाम ममालिक के लिए, तमाम ममालिक के लिए। और देखें ईरान बार बार ट्वीट करके पाकिस्तान को जो अप्रिशिएट कर रहा है, और हमारा राब्ता उनके साथ अस्करी लेवल के ऊपर भी है, इंटेलिजेंस के ऊपर भी, और फिर उनकी जो अपना गवर्नमेंट है उस लेवल के ऊपर भी है। और मेरे ख्याल में शटल डिप्लोमेसी जो हमने की है उसको दुनिया सताइश कर रही है कि हम पैगाम लेके सऊदी अरब गए, उधर से लेके यहाँ के ऊपर आए। और वो जो लोग कह रहे थे ना कि पाकिस्तान अब आ गया एक तरह से इन द स्पॉटलाइट के भाई नरगे में आ गया, अब लड़ना पड़ेगा। हमने उस सिचुएशन को इतने आप कह लें स्ट्रेटेजिकली डिफ्यूज करने की अपनी जो है पूरी एफर्ट की है। और मेरे ख्याल में सऊदी अरब को भी हम दाद देते हैं कि वो ऑफेंसिव पोस्चर के साथ सामने नहीं आया। अच्छा, ये सुभान साहब ये बताइएगा, ये जो आपने सऊदी अरब की भी बात की है, क्या अमेरिका और इसराइल की कोशिश भी यही थी कि जिस तरीके से अटैक, क्योंकि उसमें भी एम्बिग्विटी है कि वो जवाबी जो कार्रवाइयां हैं, जो हमले हुए हैं इन ममालिक पे, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, वो ईरान ने मुकम्मल तौर पर किए हैं या फिर कोई और इसमें अवामिल भी हैं? वो जो कोशिश कर रहे थे कि ये मुल्क आपस में लड़ पड़े, बिल्कुल नाकामी हुई। उन्होंने 2 हफ्ते में एम्बिग्विटी क्रिएट करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए। उन्होंने तुर्की के ऊपर अटैक किया जिसे रोका गया, पता चला ये सीरिया की तरफ से आया। सऊदी अरब में मोसाद के एजेंट पकड़े गए जो ऑयल रिफाइनरी को हिट कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में सऊदी अरब ने भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से भांप लिया था कि ये जंग ऑल आउट वार की तरफ जाएगी और हमें ईरान के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। तो इसलिए सऊदी अरब आप देख लें कि वो अब हमलों को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। और मैं यहाँ के ऊपर बताऊं, इजराइल के अलावा अमेरिका भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। कल उनके सेंट कॉम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जहाज़ों की तस्वीरों के नीचे लिखा हुआ था कि ये गल्फ की मिलिट्री बेसिस से उड़ रहे हैं। अब क्या अपना एक तरह से परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि अभी भी हम उनकी बेसिस इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन्हें टारगेट किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज़ है जिसे शायद गल्फ स्टेट नहीं समझ सके, लेकिन ईरान ने आउट पेस किया और आउट स्मार्टली इस चीज़ों को ना सिर्फ समझा बल्कि उन्होंने बार बार बताने की कोशिश की। अली लारेजानी का वो ख़त उनकी शहादत से एक दिन पहले क्या था कि मुसलमानों होश के नाखून लो है, अदरवाइज ये जो हशर गजा के अंदर करके आए हैं वही प्ले बुक तुम्हारे ऊपर लगा दी है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जिस थानेदार को पैसे दे रहे थे, इतना अड्डे भी दिए हुए थे, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, वो थानेदार जो है वो तो बेचारा चानो शानो चित हो गया है। तो अब आप समझते हैं कि अब अगला स्टेप जो है अड्डों का यहाँ से मुंतकली का हो सकता है अमेरिकी अड्डों की? मेरे ख्याल में ये तो अब गल्फ स्टेट्स ने डिसाइड करना, और उनके अंदर इतनी तो आप कह लें कि शऊर अकल समझ होनी चाहिए कि जो 30 साल तक अपने अपने पैसे से जो चीज़ बना के उन्हें दी उसके अंदर वो जो है उल्टा आपके पीछे छुप गए और उसको छोड़ के मुकम्मल तौर पे भाग गए। देखिए, अमेरिका ने एक चीज़ जो है वो पिछले 80 साल से जो बताई है वो इस जंग में रीइंफोर्स हुई है कि रीजन में वो एक ही स्ट्रेटेजिक प्लेयर है जिसके पीछे खड़े होंगे या आगे खड़े होंगे, वो है इजराइल है। आप जितने मर्जी उन्हें तैयारे दे दें कतर की तरह से, ट्रंप ऊपर लिख दें, आप 3400 अरब डॉलर के मुआहदे करके देख लें, आप तलवारों के साथ डांस उनके साथ करके देख लें, लेकिन एवेंजेलिकल क्रिश्चियन जायनिस्ट के साथ ही खड़े होंगे। जी। और अगर आपको खड़ा होना है तो तेहरान इतनी दूर नहीं है यूएई से, अगर वो फैसला कर लें तो ये, लेकिन अमेरिका इतनी आसानी से जाएगा तो नहीं, ये अड्डे छोड़ेगा तो नहीं। और ये भी इस बात से कोई बैद नहीं है, कीपिंग इन माइंड सदर ट्रंप का जो रवैया है वो कहें जी हमें इतना पैसा दो, हमारा नुकसान भरो, पूरा करो, हम चले जाते हैं। लेकिन आप देखें कि अमेरिका जिस तरीके से ब्लीड हुआ है वॉर के अंदर, आप इस चीज़ को भूलें ना कि अगर वैक्यूम क्रिएट होता है तो चाइनीज़ और रशियन उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। देखें, चाइनीज़ और रशियन अगर यहाँ के ऊपर बैठते हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा है, और मैं बताऊं अगर इस रीजन में रशियन चाइनीज आके बैठते हैं तो ईरान इज क्वाइट कंफर्टेबल विद दैट। और कौन कंफर्टेबल नहीं होगा? अमेरिका का इंटरेस्ट मजीद स्क्वीज होकर चला जाएगा, इजराइल के अंदर है। तो मुझे लगता है चाइनीज दे आर वेटिंग इन द विंग्स, वो इंतजार कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली रशियन, देखें चाइना तो मिलिट्री पोस्चर उस तरह से नहीं शोकेस करता, लेकिन चाइना क्या सितंबर के महीने में उसने मिलिट्री परेड करके पूरी दुनिया को नहीं बताया कि वेपन परचेज करने की हम भी मार्केट हैं। जब आपके F-16 गिरेंगे, जब आपके F-15, F-18, F-35 गिरेंगे तो आपका मिलिट्री हार्डवेयर तो क्या चैलेंज नहीं हो गया? इनडायरेक्टली तो इसका
का जो मुजाहरा है वो 9 और 10 मई को हो चुका है ना पाकिस्तान, वो भी हो चुके हैं, पाकिस्तान की शक्ल में। तो तमाम जो आप कह लें डोमिनेंस है मिलिट्री का, जो एज अपना जिसको शोकेस करता है पूरी दुनिया के अंदर, वो तो ख़त्म हो गया। टोमाहाक आपके बन रही ने, आपके पेट्रियट इंटरसेप्टर के गोदाम ख़त्म हो गए हुए हैं इसका, और फिर आप 20-20, 40-40 हज़ार के ड्रोन से अगर आपको हिट कर रहे हैं, और याद रखें इस सारी ट्रजेक्टरी के अंदर कौन विनिंग फोर्सेस हैं, रशियन और चाइनीज। और आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, ईरानी जंग ख़त्म करने में उनका फ़ायदा नहीं अभी है, वो कंटिन्यू रखने में उसका 11% उनकी करेंसी बेहतर हो गई है डॉलर के मुकाबले में, और वो 15 लाख बैरल पहले अभी बेच रहे हैं, पहले 11 लाख बेचते थे $47 का, अभी वो $110 का बेच रहे हैं। और एक और बात, माशी पाबंदियां जो है अभी तो खत्म हो गई, इररिलेवेंट हो गई हैं, लोग तो उनसे कंट्री तो पैसे दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है जो ईरानियन ने रियलाइज किया कि आबनाए हुर्मुज़ हमारे घर के सामने से जाती है, पहले मुफ्त में जाते थे, पहले मुफ्त में वसूल करेंगे नहर स्वीज की तरह। और ये इराक़ी कह रहे थे कि अगर स्वीज कैनाल के पैसे मिस्र ले सकता तो हम क्यों नहीं ले सकते। वही बात, शर से खैर शर से खैर। और आप यकीन करें $80 अरब जो है उन्हें सालाना यहाँ से इनकम होगी। अब अगर पाबंदी लग भी जाएगी ना तो वो उससे कमा सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, इराक़ी कहते हैं कि अगर यहाँ के ऊपर हमारी जुरिस्डिक्शन होगी तो हम पेट्रो डॉलर खत्म करके पेट्रो युआन कर लेंगे। असल जो है दुम पे पाँव यहाँ आया असल में, जहाँ के अमेरिका जो है, देखे ना डोनाल्ड ट्रंप ने, रॉबर्ट वेब कहते हैं एक पाँव में गोली नहीं मारी, दूसरे में भी गोली मार ली है कि अपने इंटरेस्ट को, तो वो कहते हैं इसने डिससर्विस की है अमेरिका को उल्टा। और यही जैसे मैंने कहा ना कि ये ना समझ आदमी है, पीनट साइज इसका ब्रेन है। और ये लफ्ज़ जो है इसके ऊपर किताब लिखने वाले जिसने इसकी सवाने उम्री लिख ली है, वो कहते हैं कि ये बंदा जो है उस हद तक चीज़ों को नहीं सोच सकता। और एक और बात, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अब वहाँ क्या आप कह लें वजारत खारजा नहीं बना रहा, आप मार्को रूबियो को नहीं देखेंगे, फिर कौन बना रहा है? वो बना रहा है जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप है। दमाजी बना वो दमाजी घर जवाई बना रहा है, और साथ में वो जो गोल्फ वाला है। मसला ये है उस्मान बड़ाई साहब कि अगर आप टिपिकली एक देखें सिनेरियो होता है, कोई ताकतवर है अगर वो कहीं पे शिकस्त खा जाता है तो जाते हुए तबाही बर्बादी फैला के जाता है। ये तो है, अमेरिका से भी बईद नहीं है। और इसमें मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, उस बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन आप बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो जाते जाते भी क्या नुकसान पहुंचा? देखिए नेतन्याहू और ये दोनों वॉर क्रिमिनल हैं, और ये उस हद तक जा सकते हैं जिस तरफ आप इशारा अभी कर रहे हैं, लेकिन आप बता नहीं पा रहे। 1945 में ये कर चुके हैं, बिल्कुल है। बल्कि अपना इन दोनों बंदों की इलेक्शन कैंपेन पे जिसने एडल्सन शिल्डन ने पैसा लगाया था, उसने कहा है अभी कुछ दिन पहले उसने कहा अगर सहरा में बम फेंक दिया जाए तो इरानियन हमेशा के लिए जो है खामोश हो जाएंगे। और मुझे लगता है जिस तरह से नेतन्याहू जो है अटैक इस वक्त देखें अटैक हो रहे हैं, तीनों सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे, ना आयरन डोम काम कर रहा है, ना एरो 3 काम कर रहा है, ना डेविड स्लिंग काम कर रहा है। और डिमोना को हिट करने का मतलब है, डिमोना वो जगह जहाँ पे उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, और हाइफा की ऑयल रिफाइनरी आप हिट कर रहे हैं, तिल अवीव कर रहे हैं। और याद रखें ये 22,000 किलोमीटर का मुल्क है, इनके पास कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, पीछे इन्हें मेडिटेरेनियन लगता है। और ईरान 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर का, ये इसको इराक समझ बैठे थे। हाँ बिल्कुल, तो उनकी स्ट्रेटेजी की डेप्थ बहुत है। तो मुझे लगता है इस तरह की चीज़ हो सकती है, क्योंकि याद रखें डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरह से यहाँ से बैकआउट कर जाता है तो जो दुनिया में इंप्रेशन खड़ा होगा, देखें से जिल्लत अभी 2021 में समेटी, 2026 में दूसरे मुल्क से समेटेंगे, तो ये मुझे लगता है तो वो रीइंफोर्स हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक का चूंकि वक्त है उस्मान बड़ाई साहब, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होते हैं और इस मौजू पर, इस अहम मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम दस्तक में एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं आपको, और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर, और जंग ख़त्म होने जा रही है या नहीं, और अगर ख़त्म होती है तो उसके बाद कितना वक्त लगेगा दोबारा से चीज़ों को नॉर्मलाइज होने में। उस्मान बड़ाई साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बड़ाई साहब, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है, जब किसी भी इमारत पर आग लगती है तो नुकसान का उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता, आग बुझने के बाद होता है। अब अगर जंगबंदी हो भी जाती है तो उसके बाद बहुत वक्त लगेगा। आप ज़रा बताइए, आपका क्या अंदाज़ है, कितना वक्त लगेगा, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा तमाम ममालिक को? मेरे ख्याल में पूरे रीजन के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर जो है आग में उसे बुझता हुआ नहीं उस तरीके से देख रहा। अच्छा। देखें वो ईरान के साथ जंग को अगर जंगबंदी में कर भी देते हैं तो क्या लेबनान के अंदर जो उन्होंने फौज घुसाई हुई इस वक्त मुसलसल हमले कर रहे हैं, और मुसलसल हमले कर रहे हैं, और गजा के अंदर भी अमन नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है उसके अंदर वो ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं चाहते। 93% जो इसराइली हैं उन्होंने कहा जंग जारी रहनी चाहिए। तो वो वॉर एडिक्ट हो चुके हुए हैं इस हवाले से। और याद रखें इसराइल को कोई अपना फ़र्क नहीं पड़ता अगर वहाँ पे सुन्नी वर्ल्ड जल रही होती है, क्योंकि उन्हें नेबरहुड चाहिए इस तरह का जो कि डेथ, डिस्ट्रक्शन और क्राइसिस के अंदर हुआ है। बड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैं इख्तलाफ आपसे करते हुए, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट नहीं करने देता इसराइल जो नुकसानात वहाँ पर हो रहे हैं, जिन हमलों का आपने भी जिक्र किया, ईरान कर रहा है, वहाँ बड़ी तबाही हुई है और हो रही है मुसलसल, उनको रिपोर्ट नहीं करते। तो आम इसराइली तो ये नहीं चाहता होगा कि वहाँ पर हमले हों और ये जंग इस तरह जारी रहे। तो वही तो मैंने कहा आपको कि वो ईरान के साथ जंग बंदी करेंगे, लेकिन क्या वो लेबनान से पुल आउट करेंगे? उन्होंने तो अभी कल बात की है कि हम बफर जोन बना रहे हैं, 40% लेबनान पे कब्जा
करके। बिल्कुल ठीक है। तो क्या लेबनान की जंग के अंदर ईरान इस हद तक जाएगा जिस हद तक हम अभी देख रहे हैं? देखें, अभी तो उस पर अटैक लॉन्च था, लेकिन जो 3 साल से आप गज़ा की सूरत हाल देख रहे हैं, मुझे लगता है अगर वो अपने घर को ही अपना उसको इन ऑर्डर करेंगे तो वहाँ पे तो जंग जारी है। मुझे लगता है ये जंग उस तरह से रुकने वाली नहीं है। इसलिए आप देखें, अमेरिका के पुल आउट करने के बाद यहाँ पे क्या गारंटी? आप मुझे बताएं, दुनिया में कोई कंट्री, कोई फोरम है जो कि नेतन्याहू का हाथ रोक सके? नेतन्याहू ने पाबंदी लगा दी है यूएन के सेक्रेटरी जनरल पे, और UNRWA का जो यूनाइटेड नेशन वर्क एंड रिलीफ एजेंसी का हेडक्वार्टर उसे बलडोज कर दिया वहाँ के ऊपर है। तो एक तरह से अनचेक्ड इम्प्यूनिटी है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान से मुतल्लिक है, तो मुझे लगता है कि गल्फ स्टेट के साथ जो हमारा ताल्लुक है 1980 में बना, जिसके अंदर हमने यहाँ से रेमिटेंस के लिए लोग भेजे, अब वो लोग उसी तरह से वापस आ रहे हैं। आप चेक करें, $3 अरब हम हर क्वार्टर के अंदर वहाँ से लेते थे। तो आप चेक करें, अभी $7 अरब उनका हमारे सेंट्रल बैंक में पड़ा है। तो अगर उन्होंने वापस ले लिया, पर्टिकुलरली यूएई की बात करता हूँ जो कि इजराइल के साथ हैं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर भी इसके ड्रास्टिक इम्पैक्ट आएंगे जो देर तक हमें हॉन्ट करेंगे। आपको लगता है कि जो हुकूमत जिस तरह से ये ज़ाहिर है, जो खदशा आप जाहिर कर रहे हैं, ये मौजूद है, हुकूमत को इदराक है इसका, और जो ये कफ़ायतशारी मुहिम हो या दीगर इक़दामात हों, आप समझते हैं कि हुकूमत सही समत में जा रही है? मेरे ख्याल में डेफिनेटली उस तरीके से तो नहीं हम कह सकते। और आप वाली बात के चीज़ें जो हैं जब होती नज़र आती हैं तो फिर उसके ऊपर यकीन किया जाता है। अभी जब हालात थमेंगे, अभी तो सारे हम क्राइसिस के अंदर हैं, हालत जंग है इस वक्त है, और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है इस सिचुएशन को ऐसे जाने देगा। वो एक्सप्लॉइट करने की भरपूर कोशिश करेगा। किस शक्ल में? वो जिस तरीके से BLA मजीद ब्रिगेड को एक्टिव अभी जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी कुछ इतलात आई थी, आप इंडिया कोशिश कर रहा है? डेफिनेटली देखें, ड्रोन अटैक का कोहाट तक आना, इस्लामाबाद तक आना एक सिग्नल है कि अगर अफगानी जो है वहाँ से बंदे नहीं भेजते यहाँ के ऊपर है, तो किस कंट्री की टेक्नोलॉजी वहाँ से आ रही है। और मुझे तो लगता है कि इजराइल के साथ इंडायरेक्ट वॉर में पाकिस्तान, आपको याद होगा लाहौर के अंदर है, उन्हीं के तो थे ड्रोन जो यहाँ तक आए थे। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के तीनों बॉर्डर जो हैं इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर है और हमें पूरे तरीके से इदराक है। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा, पाकिस्तान ने आउट स्मार्ट अपना यहाँ के ऊपर पॉलिसी जो है मनूवर की है, जिसके तहत हमें रीजनल जितने प्लेयर्स हैं उनका एतमाद भी हासिल है और मिडल ईस्ट के हवाले से भी है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान ने असर्ट करके साबित किया है कि हम जो है डिप्लोमेसी को कमज़ोरी के तौर के ऊपर नहीं देखते। अगर डिप्लोमेसी जिस तरह से इरानियन है, देखें इरानियन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बैठेंगे, वैसे नहीं बैठेंगे। कल उन्होंने कैबिनेट के इजलास में कह दिया मुज़ाकरात होंगे तो हमारी टर्म्स के ऊपर होंगे। तो इसके अंदर आपको वो झलक नजर आती है जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस है जो पाकिस्तान का है। देखें, इंडिया को हमने इररिलेवेंट कर दिया है। इंडिया पहले वहाँ ये चीज़ हजम नहीं हो रही है। बिल्कुल। और याद रखें, इंडिया अफगानिस्तान के साथ साथ चाबहार में बैठ के हमें ब्लीड करता था। अब चाबहार से और जाहिदान से उठ के वो चला गया, अब पायदान वहाँ पे नहीं है, तो सेंट्रल एशिया में तो नहीं आ पा सकते। अच्छा, एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी सुलह सफाई करवानी होती है, जंगबंदी करवानी होती है, तो जाहिर है कोई ना कोई ऐसा फरीक होना चाहिए जिस पर सब एतमाद कर सके, भरोसा कर सके। आपको समझता है जिस तरह चाइना को भी इन्वॉल्व किया गया, सागडार वहाँ गए थे, आप समझते हैं कि चाइना की बात मानी जाएगी, तस्लीम की जाएगी ईरान और अमेरिका दोनों की जानिब से? मेरे ख्याल में डेफिनेटली ईरान तो ज़रूर मानेगा, क्योंकि ईरान आज भी कह रहा है कि हमें गारंटी चाहिए मजबूत जामिन की तरफ से है। अब अमेरिकन जिस तरह का उनका रवैया वतीरा डोनाल्ड ट्रंप का पिछले 4 साल और अभी क्या चाइना उनकी गारंटी देगा। और याद रखें, चाइना ने क्या किया है, चाइना ने जो टंगस्टन, वो जो धात है जो कि मिसाइल में इस्तेमाल होती है इंटरसेप्टर में, वो रोक ली है क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी पैदावारी सलाहियत है। और अभी मई में वो दौरा करने भी जा रहे हैं जो अभी उन्होंने कैंसिल किया। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लेवरेज चाइना को तो डेफिनेटली है, नहीं तो वो मार्जिन नहीं मिलने वाला। देखें, अमेरिका को क्या इस वक्त चाहिए, इन्वेस्टमेंट है, पूरी दुनिया को चाहिए, कहाँ से मिलेगी उन्हें इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे लगता है अगर वो अभी भी चाहते हैं ना कि फेस सेविंग है, तो शायद बीजिंग से उन्हें कोई चीज़, कोई उम्मीद मिल सकती है। लेकिन बीजिंग उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, इट इज़ येट टू सी। उस्मान वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बातें की।